एक्सरसाइज 6 में आपको डीएनए के बारे में बता रहा था। डीएनए मैंने बताया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना में केमिकल स्ट्रक्चर बताना चाह रहा था। उसमें मैंने 3 कंपोनेंट्स बताए, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजनस बेस के अंतर्गत मैंने 2 ग्रुप में बांट के बताया, पायरिमिडिन, प्यूरिन। पायरिमिडिन में मैंने 3 बताया था आपको, अगर याद हो, थायमिन, यूरासिल, फैटोसिन। प्यूरिन मैंने 2 बताया, एडेनिन, ग्वानिन। सभी का रासायनिक स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। आइए आज मैं पेंटोस शर्करा बारे में समझाऊं। सिंपल पेंटोस 5, शर्करा सुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी 5 कार्बन वाला सुगर ये उपस्थित रहता है। 5 कार्बन में से 4 कार्बन ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ करके एक रिंग बनाता है और 5वां जो कार्बन होता है वह रिंग से बाहर होता है। आप अगर डीएनए का फुल फॉर्म याद होगा, डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज कैसा है? 5 कार्बन वाला मैं स्ट्रक्चर बनाकर अगर समझाऊं तो बेहतर हो। आइए मैं बात करूं स्ट्रक्चर के साथ। मैंने कहा तो 5 कार्बन से आपको बोर्ड पर अगर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, लेकिन 5 कार्बन में से 4 कार्बन जो है 1 2 3 4 ऑक्सीजन परमाणु के साथ रिंग बना रहा, आप गौर कर रहे होंगे, और 5वां कार्बन रिंग के बाहर है। इस तरह के 5 कार्बन को पेंटोस शर्करा कहा जाता है। और पेंटोस शर्करा में अगर डीएनए की बात करें, डीऑक्सीराइबोज, यहां ध्यान रखेंगे, डीऑक्सीराइबोज सुगर। इसकी क्या खासियत है वो मैं बताऊं। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे 1 पोजीशन, 3 पोजीशन और 5 पोजीशन। 3 पोजीशन का मैं बात करूं, 1 आपको यहां पर दिख रहा हो, 3 यहां पर दिख रहा है, 5 यहां दिख रहा है। तो 1 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 5 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यानी 1 3 और 5, 1 3 5 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और शेष जो बच जाता है आपका 2 और 4 पर हाइड्रोजन परमाणु है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, जो डीएनए में रहता है। और यह पेंटोस शर्करा का रूप में ये डीएनए में उपस्थित रहता है। इसलिए डीएनए का पहला कोड क्या था? डी फॉर डीऑक्सीराइबोज, ध्यान रखेंगे। आइए दूसरा मैं लेके चलूं फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह की मैं बात करूं, आपने कभी पढ़ा होगा फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, जिसको आप कहते हो फॉस्फोरिक एसिड। इस तरह से आपने कभी पढ़ा होगा H3PO4। अगर इसको गौर से देखें इसकी संरचना, तो P पर 4 ऑक्सीजन आपका कंपोजिशन है, ओ गौर कीजिए। लेकिन ये चारों ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यह इस रूप में है, लेकिन डीएनए में जब ये रहता है तो आयन के रूप में रहता है। इसका आयन कैसे बनता है वो मैं एक स्टेप टू स्टेप समझाऊं। यहां ध्यान देखिए, 3 हाइड्रोजन निकल चुका है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन था, निकल चुका। तो 3 माइनस चार्ज है, जिसको आप लिखते हो PO4-3, इस तरह से लिखते हो। ये फॉस्फेट आयन के रूप में डीएनए के चेन में उपस्थित रहता है। इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार होता है। मैं आपको बताऊं न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, उससे पहले चारगाफ का रूल मैं समझाना चाहूं। मैं बात कर रहा हूं चारगाफ रूल का, चारगाफ नियम। एक्चुअली इरविन चारगाफ इनका पूरा नाम था। 1950 में इन्होंने डीएनए के रासायनिक संगठन जो अभी आप देख रहे थे, उन सभी रासायनिक जो कंपोजिशन था, केमिकल कंपोजिशन, उसका आकलन करके इन्होंने नियम दे डाला था। उसी नियम को इन्होंने एक नाम दिया था इरविन चारगाफ लॉ या चारगाफ रूल कहते हैं। इसमें क्या क्या इन्होंने कहा? सबसे पहला चीज इन्होंने क्या कहा, ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट्स में क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहला चीज इन्होंने कहा प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। अगर याद हो, नाइट्रोजनस बेस का 2 रूप, एक था पायरिमिडिन और एक था प्यूरिन। यानी इनका कहना था डीएनए में रासायनिक संरचना बनाने के क्रम में पायरिमिडिन की जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा प्यूरिन की होगी। पायरिमिडिन की मात्रा प्यूरिन की मात्रा के बराबर होगा। एक चीज इन्होंने ये कहा। सेकंड चीज इन्होंने कहा कि डीएनए में पाए जाने वाला पायरिमिडिन और प्यूरिन। पायरिमिडिन में आप जानते हैं थायमिन और साइटोसिन होता है, और प्यूरिन में आप जानते हैं एडेनिन और ग्वानिन होता है। इनका कहना था डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन तथा डीएनए में पाए जाने पायरिमिडिन, थायमिन, साइटोसिन ये होते हैं, जो कि मैंने आपके बोर्ड पर सजाया है। इसी को इन्होंने कहा जितना प्यूरिन की मात्रा होगी उतना ही पायरिमिडिन की मात्रा होगी। A + G = T + C, इन्होंने ये कहा। तीसरा चीज इन्होंने कहा कि जो पायरिमिडिन का होता है, गौर से समझेंगे, पायरिमिडिन का जो थायमिन होता है उसका मोलरता, यानी इसका जितना वैल्यू होगा उतना एडेनिन का होगा। यानी किसके साथ बंधन होगा? एडेनिन के साथ। और पायरिमिडिन का साइटोसिन
प्यूरिन के ग्वानिन के साथ, पाइरिमिडीन का थायमिन एडेनिन के साथ, पाइरिमिडीन का साइटोसिन ग्वानिन के साथ। ध्यान रखेंगे इस तरह से थायमिन का कॉम्बिनेशन एडेनिन के साथ और साइटोसिन का कॉम्बिनेशन ग्वानिन के साथ। ये किनका कहना था? चारगाव के अनुसार। इसी आधार पर इन्होंने क्या कहा डाला, किसी भी जाति, चाहे वह कोई भी जाति हो, किसी एक विशिष्ट जाति में इन्होंने कहा कि एडेनिन और थायमिन का कम्यूटेटिव योगात्मक अनुपात ग्वानिन और साइटोसिन का कांस्टेंट होगा, नियत होगा, यानी किसी भी जाति जीव की विशेष सूचक के रूप में जाना जाएगा। एडेनिन और थायमिन का योगात्मक ग्वानिन और साइटोसिन के योगात्मक अनुपात का कांस्टेंट होगा, यानी कि ये मैंने दिया नियत कांस्टेंट के रूप में। ये सब नियम के अनुसार दिया। फिर इस तरह के नियम जब दिया गया तो मैं आपको बनाकर पहले दिखा दूं कि न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, एक कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर को जोड़ करके। तब न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद मैं बताऊंगा डीएनए कैसे चेन बनता है। ये मैं स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा। मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूं। मैंने एक वर्ड लिखा है न्यूक्लियोसाइड। आप बार बार न्यूक्लियोटाइड सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं न्यूक्लियोटाइड से पहले न्यूक्लियोसाइड बता दूं, तब फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में आपको बताना चाह रहा था। आपने नाइट्रोजन क्षार देखा, अलग अलग तरह पाइरिमिडीन, प्यूरिन सब ग्रुप में देखा। अगर नाइट्रोजन क्षार के साथ पेंटोज शर्करा, ध्यान रखें कौन जुड़ेगा? पेंटोज शर्करा। अगर ये जुड़ जाता है पेंटोज शुगर, किसके साथ? नाइट्रोजन क्षार के साथ। अगर ये जुड़ जाता है देन कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसको जोड़ने के लिए एक बॉन्डिंग की जरूरत होती है, जिस बॉन्ड को कहते हैं नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बंधन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, और जिससे बनी संरचना डीएनए और आरएनए का न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अब डिपेंड करता है पेंटोज शुगर दो तरह के, डीऑक्सीराइबोज, ध्यान रखेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए के साथ जुड़ेगा तो राइबोज शुगर। दोनों का शुगर अलग अलग, दोनों 5 ही कार्बन वाला पेंटोज शुगर ही है, लेकिन दो रूप में बताया, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। अगर डीऑक्सीराइबोज इसके साथ जुड़ता है तो डीएनए का न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अगर नाइट्रोजन बेस के साथ राइबोज शुगर जुड़ेगा, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं दिखाता हूं। माना कि एक नाइट्रोजन क्षार एडेनिन, अगर एडेनिन के साथ पेंटोज शुगर ग्रुप में डीऑक्सीराइबोज जुड़ता है तो कहलाता है डीऑक्सी एडिनोसिन। ध्यान रखेंगे क्या कहलाया? डीऑक्सी एडिनोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड कहलाया किसका? डीएनए का। इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ? एडेनिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो दो चीज जुड़ करके क्या बन रहा? न्यूक्लियोसाइड। किसका न्यूक्लियोसाइड? डीएनए का। उसी तरह से आरएनए का अगर न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, एडेनिन के साथ राइबोज शुगर जुड़ता है तो कहलाता एडिनोसिन। इस तरह से आप चाहेंगे तो ग्वानिन, इसको भी बनाना चाहते हैं डिऑक्सी ग्वानोसिन, यहां पर आ जाएगा ग्वानोसिन। इसी तरह से साइटोसिन, डिऑक्सी साइटिडीन, यहां पर साइटिडीन। इसी तरह से अगर थायमिन को आप लेते हैं तो थायमिन में डीऑक्सीराइबोज जुड़ेगा तो डीऑक्सी थायमिडीन। आप सोच रहे हैं यहाँ पे थायमिडीन नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं आरएनए में थायमिन नहीं होता, थायमिन के बदले यूरासिल होता। यूरासिल का भी कंपोजिशन देख सकते हैं कैसे बनता। यहाँ पर यूरासिल नहीं होता डीएनए, इसलिए आपको न्यूक्लियोसाइड यूरासिल नहीं बनाएगा, यहाँ बनाएगा यूरिडीन। इस तरह से आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड बन गया, न्यूक्लियोटाइड बना के दिखाता हूं। मैं आपको बताया न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अब मैं बताता हूं न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। न्यूक्लियोसाइड बन चुका था, इस पर अगर फॉस्फेट समूह को जोड़ दें, इसको फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें तो तब कहलाता है एक न्यूक्लियोटाइड। अब आप इसको तोड़ तोड़ के बताऊं। न्यूक्लियोसाइड आप जानते हो किससे किससे मिलकर बना हुआ? नाइट्रोजन से और पेंटोज शुगर, ये दोनों मिल करके क्या बना हुआ? न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों के बीच में कौन बन रहा है? नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोसाइड बन जाता है, फॉस्फेट सब जुड़ेगा तो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, उसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ध्यान रखेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ करके क्या बनाता है? एक न्यूक्लियोटाइड। तो स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे।
आइए मैं स्ट्रक्चर के साथ बताता हूँ। अगर याद हो तो तुरंत मैंने पेंटोस सरकड़ा का ऐसा ही स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा देर पहले समझाया था। इस पेंटोस सरकड़ा में 5 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन आपके सामने है। 1 2 3 4 5 नंबर कार्बन और 3 नंबर, सब वही चीज है जो मैंने तुरंत पहले समझाया था। अगर आप गौर करें 5 नंबर पर फॉस्फेट समूह, ध्यान रखेंगे, और 1 नंबर पर नाइट्रोजन क्षार, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कोई भी नाइट्रोजन क्षार आकर के कंपोजिशन बनाता है और वो हट करके नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन ग्लाइकोजेनिक बॉन्ड के द्वारा जोड़ता। माना कि एडेनिन मैंने जोड़ा, यहाँ ए सिंबल दिया एडेनिन का, 1 नंबर पे जुड़ गया। गौर करेंगे 5 नंबर पर ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखेंगे, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार, ये जुड़ करके क्या बन गया, नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार कोई भी है, कोड मैंने एक सिंपल दिया, अगर एडेनिन देंगे, ग्वानिन देंगे, कोई भी देंगे, ये एक न्यूक्लियोसाइड बना। लेकिन मुझे न्यूक्लियोटाइड आपको बताना है, तो गौर करेंगे 5वां नंबर कार्बन, जब ध्यान देखेंगे तो कौन समूह जुड़ेगा, फॉस्फेट समूह। यहां देखेंगे फॉस्फेट H3PO4 फॉस्फोरिक अम्ल, यहां किस तरह से बॉन्ड बना सो देखेंगे। ये दोनों कंपोजिशन OH OH देख रहे हैं, यहां पर OH OH, यहां ध्यान देखेंगे, गौर करेंगे, जब दोनों जुड़ रहा है यहां से देखिएगा कट जाता है, देखेंगे H H2O, यहां पर ये ऑक्सीजन रह गया परमाणु और निकल के आ गया H2O। इस बॉन्ड को कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, कभी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो फास्फोरस के साथ है इसलिए इसको फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। यही सेम बॉन्ड यहां पर बन के तैयार हो जाता है, यहां देखिए, और एक अणु जल निकल जाता। इस तरह से ईस्टर बॉन्ड बन के तैयार हो गया और इसको कहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड। जब इस तरह की संरचना जुड़ेगा कंटिन्यू, एक चेन बनेगा। कैसे चेन बनेगा उसको मैं फिर से समझा दूं, जब देखें, गौर करेंगे, अगर इसी तरह के स्ट्रक्चर को, या गौर से देखेंगे, इसी तरह के स्ट्रक्चर को एक और मैं ड्रॉ करूं, सेम देखिए मैं बना रहा हूं, देखिए गौर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, गौर, वही सब चीजें यहां पर भी देखिए आप OH सेम वही मैं दे रहा हूं, CH2 H सेम वही दे रहा हूं, H OH, गौर करेंगे यहां पर एक नाइट्रोजन क्षार आ जाता है H H, देखिए गौर कीजिए, सेम चीज मैं बता रहा हूं, यहां पर कोई नाइट्रोजन क्षार आ गया, 1 नंबर कार्बन पर जुड़ गया, और यहां पर देखिएगा 5वां नंबर कार्बन है, 3रा नंबर कार्बन है। गौर करें, इस पर भी अगर हम जोड़ना चाहे तो फॉस्फोरस, ध्यान देखें, OH 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 डबल बॉन्ड के साथ, यही था फॉस्फोरिक अम्ल। यहां पर भी दोनों के साथ एडिंग रिएक्शन होता है। जब देखिए यहाँ OH OH जो मैंने थोड़ा देर पहले दिखाया, देख लिया, यहां पर भी देखेंगे, यहां पर भी देखेंगे ईस्टर बॉन्ड, कितना ईस्टर बॉन्ड, 2 ईस्टर बॉन्ड, 3' to 5', यहां डायरेक्शन देख रहे हैं, 3' to 5', ध्यान देखेंगे, मूव करता हुआ चेन बनता हुआ लंबा बनता है, इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। 1 से 2 बना, 2 से 3 बनेगा, 3 से 4 बनेगा, इस चेन बनता जाएगा और 3 से 5 डायरेक्शन में ये जुड़ता कंटिन्यू चला जाता है। कौन बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। कौन बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ध्यान रखेंगे। इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन मैंने बनते हुए दिखाया, केमिस्ट्री का पूरा कंपोजिशन, और इस तरह से बनता हुआ चला जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन के तैयार होता है। अब आपको मैं DNA बना के दिखाऊंगा, जब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन के किस तरह से क्वाइलिंग होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।